सबसे पहले एक मॉक टेस्ट क्लास की शुरुआत के तहत नियमता होता है। तो अलका 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे ये बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय और कौन कौन से न्याय की बात की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और कौन कौन से न्याय की बात की गई है? नहीं पता? सही जवाब सबिहा आप बताओ। सर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए अलका आपसे दूसरा क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? क्या पूछ रहे हैं सर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? अनुच्छेद बताने हैं यहाँ पर आपको। जवाब दीजिए। चलिए सबिया सही उत्तर आप बताइए। सर 32 से 35। आर्टिकल नंबर 32 से आर्टिकल नंबर 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करता है। अलका तीसरा क्वेश्चन आपसे राष्ट्रपति के संबंध में पूछने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के संबंध में अधिकतम आयु राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संदर्भ में बताना है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए भारत के नागरिक की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आयु वो कितने वर्ष कंप्लीट कर चुका हो जिसके बाद उसके राष्ट्रपति के चयन हेतु चुना जाएगा? अलका हमारी आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर आ रही है। तो क्वेश्चन आपने सुना कि फिर से बताऊं? हाँ सर 35 वर्ष। 35 वर्ष ठीक जवाब है। 3 क्वेश्चन में 1 उत्तर अभी दिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की स्थितियों में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होते हैं उस संबंध में एक बार छोड़कर अन्य बार उसे मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को परामर्श को स्वीकार करने के लिए कहा गया है? वह संविधान संशोधन कौन सा है? कितना नहीं समझ में आया। वह संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति एक बार तो मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के लिए कह सकता है, परंतु एक बार मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श कर दिए जाने के बाद जो बिल राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे राष्ट्रपति सहर्ष स्वीकार करेगा। उस संबंध में वह वापस उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ऐसा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए ऐसा किस संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति के लिए किया गया है? जिसमें सर अध्यादेश जारी करता है। हाँ वो संवैधानिक संशोधन संविधान का 123 सर अनुच्छेद 123 में। हाँ बेटा अनुच्छेद 123 में वो अध्यादेश जारी करता है। हाँ अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, संविधान का संशोधन जिसमें राष्ट्रपति एक बार तो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास किसी विधेयक को भेज सकता है,
परंतु दोबारा पुनर्विचार के तहत नहीं बेच सकता। वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है दूसरी बार पुनर्विचार न करने के संबंध में? वह संविधान संशोधन कौन सा है? उत्तर दीजिए। अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, संविधान का संशोधन। चलिए सभी आप हाँ बेटा उत्तर दीजिए सभी नहीं याद आ रहा, मैं भी नहीं याद आ रहा है। 44वां संविधान संशोधन जिसके तहत 1974 जी परिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्री परिषद को इस परामर्श पर विचार करने के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्री परिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा उस राष्ट्रपति उस परामर्श कार्य करेंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अलका, आज का 5वां और अंतिम प्रश्न आपसे किया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। लास्ट वीडियो में चर्चा हुई थी भारत में हाई कोर्ट के संबंध में। आप लास्ट वीडियो में प्रस्तुत थे? सर नहीं थे हम। अच्छा, लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे। अच्छा चलिए, तो फिर लास्ट क्लास में से पहले वाले क्लास के संबंध में आपसे प्रश्न कर लिया जाता है। आप हमें बताइए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। मंत्री परिषद लोकसभा से प्रश्न करता हूँ। ये बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार 31वें संविधान संशोधन 1974 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी और वर्तमान में कितनी हो गई है? लोकसभा की सदस्य संख्या 1974 में कितनी रखी गई थी? 545। 547। और उसके बाद 1987 में जब पुनर्गठन अधिनियम पास होता है तो गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार अब अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक है? हल्का, आपका बहुत खराब रिपोर्ट। आपने 5 प्रश्नों में सिर्फ एक प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है? पूजा आई थी लेकिन तुरंत ही उसकी हो गई, तुरंत ही गायब हो गई, तो फिर टेस्ट चल रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सभी। अब तुम्हारी बारी, 5 क्वेश्चन करना है। यस सर। हाँ, पूजा तुरंत ही 1 मिनट नहीं गायब हो रही। थोड़ी देर बाद आएगी। कोई बात नहीं, हम बीच की क्लास रोक के क्वेश्चन करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सभी शुरू कर रहे हैं। सभी, पहला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के संबंध में अधिकतम आयु क्या रखी गई है? 25 वर्ष। 25 वर्ष, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन का संबंध आर्टिकल कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसमें संयुक्त अधिवेशन को संबंध रखा गया है? 108। 108, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का सही जवाब दिया। राज्यसभा के संबंध में आपसे प्रश्न किया जा रहा है, नवगठित राज्य तेलंगाना में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 7। गुड, तीनों क्वेश्चन सही जवाब दिया। कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्रदान करते हैं? 249 और 312। वेरी गुड, चारों क्वेश्चन आपने ठीक जवाब दिया। और 5वां और अंतिम क्वेश्चन है, वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? वर्णन कीजिए। विचार अभिव्यक्ति की, और शांतिपूर्वक सम्मेलन की, और निवास की, और समुदाय या संघ निर्माण की, और आबाद भ्रमण की, और कोई भी संस्था स्थापित कर सकते हैं।
नहीं, एक आजीविका या कारोबार की कारोबार की। वेरी गुड, जी। बहुत अच्छा, आपने पांचों सवाल के सही जवाब दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा फिर गायब हो गई। नंबर आता है और वो गायब हो जाती है। चलिए फिर पूजा आएगी, संपर्क किया जाएगा। तो अलका हार्ड वर्क करो बेटा, आपका टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे, वीडियो आपको पूरा देख लेना चाहिए। देखिए बार बार चीजों को रिवाइज तो नहीं किया जा सकता, नहीं हम वहीं वहीं रुके रह जाएंगे, है ना। और जो क्लास आपकी उसका वीडियो देख लीजिए। वीडियो मैं दोनों तरीके से बना के भेज देता हूँ, एक तो डायरेक्ट आपके साथ जो मेरी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है उसका वीडियो आपको पहुंच जाता है, और दूसरा मैं टॉपिकल वीडियोस भी बना देता हूँ दूसरे कैमरा से शूट करके। तो डुअल कैमरा से शूटिंग करके मैं आपके लिए दो प्रकार के अलग अलग वीडियो बना के भेजता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब एकदम से कटोरी और चम्मच लगा के तो आपको मैंने दे दिया, खाना आपका काम, कटोरी का चम्मच है आप अपने मुंह में आप खुद ही डालेंगे उठा उठा कर, ठीक है। और टेस्ट ये बता सकता है कि आप कितना अच्छा सा पढ़ रहे हो। जितने टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसको आप एकदम बाई हार्ट याद करते चलिए, एकदम दिल लगा के लर्न करिए, तो मेहनत करिए, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि एक दिन याद नहीं हो सकती। 3 दिन मैं क्लास लेता हूँ, 3 दिन में मैं 6 दिन की क्लास आपका ले लेता हूँ। अब आपको ये करना है कि 6 दिन की क्लास का 1-1 घंटे का रोज की पढ़ाई के हिसाब से आप इसको 1.5 घंटा दे दीजिए, घर पे 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 घंटा दे, तो आप इसको लर्न कर डालिए जितना मैं पढ़ाता हूँ। नोट्स आपको मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, दोबारा सुन लीजिए, देख लीजिए, एकदम रिसर्च कर लीजिए। एक एक वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, जो वीडियो मैं आपको पहुंचाता हूँ उसको आप 2 से 3 बार देखिए, बार बार देखिए, तो सुनते सुनते सब याद हो जाएगा। देखिए इस ऑनलाइन की क्लास की बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ वीडियो बन जाता है, जो कि ऑफलाइन का ड्रॉबैक है। ऑफलाइन में रिपीटिशन नहीं हो पाता, जो आपने पढ़ लिया बस क्लास में पढ़ा, उसको याद के आधार पे सब समझना पड़ेगा, नोट उठा के पलटना। लेकिन ऑनलाइन की खूबी ये होती है कि आपने एक बार जब उसको वीडियो में देख लिया तो वो माइंड में बस जाता है, दोबारा फिर आप रिपीट कर सकते, कई बार रिपीटिशन होने की वजह से वो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाता है, और फिर आप बेहतर रूप से उसको देख लेते हैं कि हमारी क्या कमियां थी, क्लास में हम क्या बात समझ नहीं पाए थे, फिर से समझने की जरूरत है, तो माइंड है स्किप कर जाता है, फिर से समझ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो पूजा 5 क्वेश्चन तुमसे। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद क्या कहता है? मतलब हाँ, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20, अनुच्छेद 20 को एक्सप्लेन। अनुच्छेद 21। 20 नहीं पता। नहीं पता, चलो सही आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। अपराधों के लिए सोचित की अपराध व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखिए। इसमें। हाँ, जी जी, अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण। जी, व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय के लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। समझे? पता चले आप कल एक रेस्टोरेंट में बैठ करके नाश्ता कर रहे थे 8-10 फ्रेंड्स के साथ, अचानक पुलिस पहुंच जाए आपको बंद कर दे, तो बंद कर दिया, क्योंकि 4-5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो 4-5 लोग या 5 लोग एक साथ तब इकट्ठे होना अपराध होगा जब धारा 144 लगी होगी। तो धारा 144 अगर लगी है तब तो मैं अपराध के संबंध में अपराध कारित करते हुए पाया गया। लेकिन जब धारा 144 ना लगी हो
तो आपने हमें अपराधी कैसे सिद्ध कर दिया? तो अपराध के संबंध में संरक्षण, ठीक है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण दिया गया। आर्टिकल नंबर 20 यह बात कहती है। क्लियर पूजा? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे, परमादेश प्रलेप को समझाइए। रिट ऑफ मैंडमास क्या है? सर, अगर कोई अधिकारी के पास आप किसी कार्य के लिए जाते हैं और अगर वो मना कर देता है तो उसके लिए जो रिट दायर की जाती है वही परमादेश है। देखिए, यह प्रलेप किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है, किंतु यह आदेश किसी स्विवेकीय कर्तव्य के लिए निर्वहन नहीं किया जा सकता। यानी कि जब कोई अपना कर्तव्य ना कर रहा हो, कर्तव्य करने से मना कर रहा हो, तो कर्तव्यों को पालन कराने के लिए ये दिया जाता है, जनरली किसी सार्वजनिक संस्था के उसके अधिकारों को वहन करने के लिए। साथ ही साथ इसमें कहा गया है स्विवेकीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए या नहीं लागू होगा। स्विवेकीय कर्तव्य का मतलब समझते हैं, मैंने बताया था सभी हम, स्विवेकीय कर्तव्य का मतलब यहाँ क्या है? पूजा आप समझाइए इस बात को, स्विवेकीय कर्तव्य पर ये लागू नहीं होता। अलका आप बताएंगी? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोग क्लास में तो चैतन्य है नहीं, क्लास के बाद वीडियो भी ठीक से नहीं देख रहे हैं, एकदम श्योर है। मैंने इसमें 2 वीडियो क्लास वीडियो बनाया है और इसकी 2 रिविजनल वीडियोस बनाए हैं जिसमें स्पष्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाकर भी अपलोड किया। स्विवेकीय कर्तव्य के विषय में पूजा कुछ बता रही थी, बताओगी क्या सर? स्विवेकीय कर्तव्य पर ये लागू नहीं होता है। वही सर बता रहे थे कि अगर कोई अधिकारी आपके किसी भी कार्य को करने से मना कर रहा है तो उसके लिए रिट दायर की जाती है ना। हाँ, परंतु यह स्विवेकीय कर्तव्य के विरुद्ध लागू नहीं होता। आपने अगर पढ़ा हो तो ये भी एक लाइन लिखा होगा। स्विवेकीय कर्तव्य का मतलब, चलिए मैं बताता हूँ फिर से एक बार, मुझे भी समझ में आ रहा है, मैं एक ही चीज को कितनी बार बताऊंगा, लेकिन चलिए फिर बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रिट ऑफ मैंडमास में कहा गया है कि जब कोई सार्वजनिक संस्था, ठीक है, या कोई अधिकारी अपने कृत्यों को, सार्वजनिक दायित्वों को, कर्तव्यों को पालन ना करे तो उसे पालन कराने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में या संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा रिट ऑफ मैंडमास यानी परमादेश प्रलेप पारित किया जाता है। यह हो गया साधारण स्थिति में। लेकिन एक बात और इसके साथ जोड़ी गई है कि आदेश लेकिन किसी स्विवेकीय कर्तव्य के निर्वहन के नहीं दिया जा सकता। स्विवेकीय कर्तव्य का मतलब जब किसी अधिकारी के पास ऐसा अधिकार प्राप्त हो, उस अधिकारी को ऐसा अधिकार प्राप्त हो कि वह अपने विवेक के अनुसार जो सही समझे कर सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विवेक के अनुसार कहीं पर लाठी चलवाई जाती थी पर उसने नहीं चलाई। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो देखिए, स्विवेकीय कर्तव्य का मतलब जब किसी अधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हो कि स्थिति अनुमूलक रूप से स्थिति के अनुरूप वो कोई फैसला ले सकने का स्वयं सक्षम है, उसके फैसले के खिलाफ कोई कंडेम नहीं होगा। अब ऐसे में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्थिति अनुरूप फैसला लेने की इजाजत होती है, यानी वह अपने स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार फैसला ले सकता है। जैसे कहीं पर लाठी चलाया जाना उचित समझा गया तो उसने लाठी चला दिया, उसने आदेश दिया लाठी चला दिया है।
अब उसने अपने अनुसार ऐसा फैसला लिया, उससे संबंधित उच्च अधिकारी या न्यायालय उसके खिलाफ मंडमास नहीं जारी कर सकता, क्योंकि उसको स्वाविवेकाधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार से किसी न्यायाधीश द्वारा कोई फैसला ले लिया गया है या मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी फैसले को सुना दिया गया है, तो उसके फैसले के खिलाफ मंडमास नहीं होगा, परमादेश उसे नहीं पारित किया जाएगा, क्योंकि वह शक्ति संपन्न था, स्वाविवेक के अधिकार के अनुरूप उसने सही समझा, उसने छोड़ दिया, उसने सही समझा, उसने कैद में कर लिया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट ने देखा उस व्यक्ति के अनुरूप किसी भी प्रकार का क्राइम होने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट ने फिर भी स्थानीय पुलिस को रिमांड पे उस व्यक्ति को भेज दिया, कहा नहीं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध होने की आशंका है, अतः जांच करने के लिए अंडर रिमांड रखा जाए, ठीक है ना। अब मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने फैसला सुना दिया कि इसको बंद कर दो लॉकअप में, जबकि उसके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं था, तो उसके पक्ष में कोई वकील उससे उच्च कोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना, सीनियर कोर्ट पे जा सकता है। वो सीनियर कोर्ट अपना आदेश पारित करे वो अलग बात है, लेकिन इन्हें परमादेश नहीं देगा, आपको आदेश दिया जाता है ये नहीं कहेगा, ठीक है ना। उससे संबंधित उच्च न्यायालय अपना आदेश देगा, लेकिन इनको इसलिए नहीं आदेशित करेगा क्योंकि इन्हें स्वाविवेकी कर्तव्य का अधिकार था, इसे कहते हैं स्वाविवेकी कर्तव्य का अधिकार होना। क्लियर, समझ में आया? ओके, ठीक है। चलिए आपसे 3 क्वेश्चन हुआ है ना, 2 क्वेश्चन और आपसे पूछना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मौलिक अधिकारों से। आप हमें बताइए कि आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? नहीं मालूम। हाँ, आर्टिकल क्या कहता है? 46 सर नहीं याद। नहीं याद, 16 और 46 रट डालिए। मैंने लास्ट क्लास में कहा था अनुच्छेद 16 और 46 रट डालिए। 16 आरक्षण को कहता है, 46 में है क्या? 16 आरक्षण को कहता है, 46 भी आरक्षण को कहता है। 16 में 16(4) कहा गया है आरक्षण के लिए, और 46 भी कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में। भूल गए आप? क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति। ये तो सर 16 में है ना? 16 में तो है, 16(4) में, लेकिन 16(4) के अलावा 46 में और स्पष्ट कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी की शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि के संबंध में। अब आप कहेंगे 16 में भी कहा गया, 46 में भी कहा गया, तो 46 में क्या कहा गया है? राज्य की नीति निर्दिष्ट तत्वों में कहा गया है कि राज्य के ऐसे कर्तव्य होंगे। 16 में अधिकारों में कहा गया है, यह अधिकार है, बात समझ गए ना। तो कर्तव्यों में सरकार विशेष उठा सकता है, इसलिए 46 में बनाया गया, और 16 में कहा गया ये अधिकार है, इन अधिकारों का हनन ना होने पाए। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी रखी गई है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज या न्यायाधीश हैं? 21। 31। चलिए सही आंसर दे दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 सही आंसर, 3 गलत जवाब। अलका 1 सही आंसर, 4 गलत जवाब। सबिहा ने पूरे 5 सही आंसर दिए, ठीक है। तो पूजा, मेहनत करने की जरूरत है, ऑलराइट? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। आप लोग वीडियो से नहीं कटेंगे, पूरे टाइम क्लास में वीडियो ऑन रखकर बैठिए। ऐसे जैसे आप लोग क्लास में आते थे सब लोग वैसे ही क्लास में आएंगे। स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल मिलाकर के उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है, और इन 25 उच्च न्यायालयों की एक सूची मैंने आपके सामने रखी है और दिख रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है उच्च न्यायालयों की सूची के संबंध में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है भारत का, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 बेंच है, एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ बेंच के नाम से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैदराबाद उच्च न्यायालय है। तो ये प्रश्न बनता है हैदराबाद उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। और उच्च न्यायालय का नाम जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। इसके बाद मुंबई, हाँ मुंबई के संबंध में देखिएगा क्योंकि ये कई राज्यों को मिला करके है। तो महाराष्ट्र 1 राज्य हो गया, गोवा 2 राज्य हो गया, दमन और दीव तो संघ शासित प्रदेश है, दादर और नगर हवेली संघ शासित प्रदेश। तो 2 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेशों को संयुक्त रूप से कौन सा उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय। कोलकाता के संबंध में भी है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार आइलैंड से संबंधित न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। और इसके साथ साथ इसकी बेंच पोर्ट ब्लेयर में भी स्थापित है, यानी बेंच लगाई गई है। बेंच का मतलब है कि इसका ब्रांच कह लीजिए वो पोर्ट ब्लेयर में भी स्थापित है। इसके अलावा दिल्ली राज्य में स्थित है और दिल्ली को देखता है। गुवाहाटी बड़ा है, यहाँ पर आसाम 1 राज्य, नागालैंड 2 राज्य, गुवाहाटी 3 राज्य, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्य, मिजोरम 6 राज्य, सॉरी 5 राज्य, अरुणाचल 4 राज्य। टोटल मिलाकर के 5 राज्यों को संयुक्त रूप से देखने वाला देश का सबसे ज्यादा राज्यों को न्यायाधिकरण में लेने वाला राज्य है कौन सा, गुवाहाटी राज्य। क्लियर, ऑलराइट, यस। हाँ पूजा वीडियो ऑन कर लीजिए। तो टोटल मिला करके ध्यान देखिए, आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, चिंता ना करिए, मैंने एक साइड में आप लोगों को ओपन कर रखा है, तो मैं देख रहा हूँ कौन है कौन गायब हो रहा है। तो गुवाहाटी राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा राज्यों को न्यायाधिकरण देखने वाला राज्य कौन सा है, तो गुवाहाटी राज्य है। ठीक है, इम्फाल में, अगरतला में, शिलोंग में, कोहिमा में इसके बेंचेस हैं, यानी इम्फाल, अगरतला, शिलोंग, कोहिमा 4 जगह पे ये बेंच लगाए गए हैं। इसके बाद गुजरात राज्य में स्थित है और अहमदाबाद में स्थित है गुजरात न्यायालय। हिमाचल प्रदेश ये शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर, अब जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अभी क्या हुआ है कि जम्मू और कश्मीर को अब अलग करके एक संघ शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया है, 2 संघ शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया है। तो अभी इसका न्यायालय उच्च न्यायालय वो स्थानांतरित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। आज फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जा रहा है, जो श्रीनगर और जम्मू में स्थित है। कर्नाटक के लिए बंगलौर में स्थित है कर्नाटक उच्च न्यायालय। केरल और लक्षद्वीप के लिए केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो जबलपुर, और जबलपुर के साथ साथ ग्वालियर और इंदौर में भी इसके बेंचेस हैं। इसके अलावा चेन्नई उच्च न्यायालय जो चेन्नई में स्थित है, जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी 2 राज्य, यहाँ पे तमिलनाडु एक राज्य है, पौंडीचेरी एक संशासित राज्य है। तो जो ऐसे हैं इनको जरूर याद रखिएगा जहां पर 2 राज्य या 2 संशासित ऐसे अटैच्ड हाई कोर्ट्स हैं।
तो गुवाहाटी तो रटना ही रटना है, इसको तो भूलना नहीं है, मुंबई मत भूलिएगा। इसके बाद पटना, यहाँ पर बिहार और पटना और रांची में इसके जो न्यायपीठ है, उड़ीसा का कटक में है, उड़ीसा राज्य का है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। फिर एक बार देखिए, 2 राज्य और 1 संघ शासित प्रदेश, यानी कि अगर देखा जाए तो गुवाहाटी के बाद 2 राज्यों से अधिक, प्रश्न बन सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों से अधिक कौन कौन से न्यायालय हैं। तो यहाँ पर आपने गुवाहाटी पढ़ा जो 5 राज्यों का है, ठीक है ना। और इसके बाद आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा न्यायालय नाम है, पंजाब और हरियाणा न्यायालय, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए संयुक्त रूप से और साथ साथ चंडीगढ़ को भी देखता है, जो संघ शासित प्रदेश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब हरियाणा 2 राज्य, गुवाहाटी 5 राज्य। क्लियर? इसको ध्यान में बनाते चलिएगा, पंजाब हरियाणा 2 राज्य और गुवाहाटी जो है वो 5 राज्यों के लिए। उसके बाद फिर राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में और जयपुर में इसके 2 बेंच है। फिर सिक्किम में जाए तो सिक्किम न्यायालय गंगटोक में स्थित है। छत्तीसगढ़ में जाए तो छत्तीसगढ़ न्यायालय जो बिलासपुर में है। उत्तराखंड में जाए तो उत्तराखंड न्यायालय नैनीताल में। झारखंड में तो झारखंड रांची। मणिपुर में जाए तो मणिपुर इंफाल। मेघालय में तो मेघालय शिलोंग। त्रिपुरा तो त्रिपुरा अगरतला। तेलंगाना तो तेलंगाना हैदराबाद। तो तेलंगाना हाईकोर्ट अलग बनाया गया जब तेलंगाना राज्य अलग हो गया। इस प्रकार से कुल 25 हाईकोर्ट अभी भारत में हैं। क्लियर? ऑलराइट, मैं डेली पढ़ा रहा हूं, आप उसको इन डेप्थ याद कर रहे हैं। अब मैं आज महान्यायवादी पढ़ाऊंगा, महाधिवक्ता पढ़ाऊंगा, तो आप आज पूरा टाइम घंटा 2 घंटा 3 घंटा महान्यायाधीश पूरा रट जाइए, महाधिवक्ता रट। बोलिए बोलिए, अलका कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं बेटा कि अगर याद नहीं करेंगे ना तो विजय नहीं मिलेगा। ये नोटिस कर लीजिए कि कुछ लोग खरगोश होते हैं और कुछ कछुए होते हैं। तो कुछ खरगोश होते हैं, बड़ी तीव्र गति से भागते हैं और मंजिल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कछुआ भी जीतता है। कछुआ एक साथ सतत रूप से काम करता है। तो मान लीजिए आपकी पढ़ाई पिछड़ी है तो आपको सतत रूप से काम करना है, लगातार मेहनत करना है। और मेहनत करने का मतलब है कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सबको अच्छे से बाई हार्ट याद कर लीजिए। ये जान लीजिए कि संविधान, अकेले संविधान की प्रस्ताव, संविधान की पुस्तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी। ये सिर्फ संविधान की पूरी पुस्तक है और इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो 395 आर्टिकल्स, और हम अगर केवल संविधान को देखें तो लगभग 300 के ऊपर के पेजेस हैं इसमें। 300 के ऊपर के पेजेस को पढ़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। 395 आर्टिकल्स को समझ पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं 395 आर्टिकल्स को नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से हायर एजुकेशन में कॉन्स्टिट्यूशन पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको शॉर्टेज करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब पहली बात कि इस किताब का शॉर्ट मैं अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसके बाद भी आप अगर उसको भी शॉर्ट कर देंगे यानी उसको भी पूरी तरीके से नहीं देखेंगे तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। क्लियर? सो स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग कि आपको डेली याद करने की जरूरत है। क्लियर? मैं कल सुनूंगा, कल आपको महाधिवक्ता, महान्यायवादी जो भी मैंने आज पढ़ाया वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। और इससे पूर्व का भी आप याद करिए, टेस्ट रोज होगा और रोज का रोज मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए बेहतर रूप से। क्लियर? ओके? यस। पूजा यही आप पर भी लागू होता है। वीडियो ऑन कर दीजिए, यही आप पर भी लागू होता है। अपनी तरफ से आप म्यूट कर दीजिए और वीडियो ऑन कर दीजिए। क्लास में आप रहिए और जो बातें कहा जाए उसको पूरी तरीके से आत्मसात करिए।
सारे टॉपिक्स याद होना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। ये समय बहुत अच्छा है, आपको खूब अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है। एग्जामिनेशन का हम लोग नहीं कह सकते कि 2 महीने बाद हो जाएगा कि 3 महीने बाद, लेकिन एग्जामिनेशन तक जितनी पढ़ाई अच्छे से हो जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन पे ही हो रही है, उसको बड़े अच्छे से मन लगा के याद करिए। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए अब वीडियो में बने रहिएगा, आमने सामने जो भी आता है आने जाने दीजिए। चर्चा करने जा रहे हैं वो है संविधान के प्रमुख व्यक्ति, संविधान वर्णित संविधान में एक शीर्ष पद पर व्यक्ति जो कि भारतीय संविधान में बहुत योग रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल क्या है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अगर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। The president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court of to be Attorney General of India. महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होगा? महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको उस संविधान प्रदत्त समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि महान्यायवादी क्या आवश्यकता क्या है, क्यों है महान्यायवादी की आवश्यकता? देखिए, सरकार को बनाने वाले लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पद पर आसक्त होने वाला, यह जरूरी नहीं कि संविधान के संबंध की गुणवत्ता युक्त जानकारी रखता हो, गहन अध्ययन करता हो। ऐसे में संविधान का बेहतर रूप से एनालिसिस करना, संविधान को बेहतर रूप से समझने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से, भारत सरकार की सलाह के दृष्टिकोण से, राष्ट्रपति को वैचारिक की समग्र दृष्टिकोण से देने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। एक प्रकार से साधारण रूप से समझ लीजिए कि एक वकील नियुक्त होता है जो सरकार को सलाह देगी, सरकार को बताएगी कि न्याय कार्य के लिए क्या उचित है, अपनी सलाह देकर के विधिक स्वरूपों के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन करेगी। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, यानी महान्यायवादी भारत की किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। महान्यायवादी के संबंध में यह भी कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो महान्यायवादी अपने पद पे रहेगा। राष्ट्रपति बिना किसी कारण को बताए उस व्यक्ति को जिसे उसने महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया है उसे हटा सकता है, जब चाहे वो रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकता है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति किसी वकील को हायर करता है और जब चाहे उसे अपनी वकालत विमुक्त कर सकता है। यहाँ पर ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसी प्रसाद पर्यंत पद धारण कराता है, राष्ट्रपति किसी पद से कब हटा सकता है, निम्न में से किन को राष्ट्रपति अपने अनुरूप जब चाहे तब हटा सकता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये सब कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी राष्ट्रपति के संबंध में देखें तो गवर्नर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे प्रसाद पर्यंत उसे स्वेच्छाधिकार दे सकता है, वो उपभोग कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक महान्यायाधीश भी ऐसा एक व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसे चाहे जब तक कर सकता है और जब चाहे तो ना। अब प्रश्न उठता है ये महान्यायाधीश को जो सैलरी है, वेजेस है, उसे किस हिसाब से कितना दिया जाता है। तो पहली बात तो महान्यायाधीश का कोई सैलरी फिक्स नहीं, जिस प्रकार से किसी वकील का कोई सैलरी फिक्स नहीं होता। लीगल एडवाइजर्स के दृष्टिकोण से अलग है किसी प्राइवेट फर्म में, लेकिन साधारण रूप से वकील की कोई सैलरी फिक्स नहीं होती। यहाँ वेजेस दिया जाता है जैसे वकील को, उसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा पारिश्रमिक जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा वो महान्यायवादी को दिया जाएगा। यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति के अनुरूप कार्य करेगा, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करेगा और राष्ट्रपति जो उचित समझेगा वो उसे दे सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मुकदमे के दृष्टिकोण से उसे कम ज्यादा करे, बेहतर बढ़िया जैसा भी उचित समझे सैलरी या वेजेस देगा। ये राष्ट्रपति ये महान्यायवादी के संबंध में संविधान में कहा गया है। यहाँ पर तो ये मैंने आपको राष्ट्रपति से जुड़े एक व्यक्ति महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के विषय में बताया। क्लियर, समझ में आया? कोई प्रश्न? सभी हाँ? फिर आप लोग ऑडियो ऑन कर सकते हैं। अलका? जी सर। क्लियर बेटा? हाँ सर। यस सर। पूजा, कोई डाउट? नहीं सर। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत, महाधिवक्ता, और इसका भी रिकॉर्डिंग बनाता था। जनरल
राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता, इस टॉपिक पर चर्चा की। ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 165 में भारतीय संविधान के 165 में क्या कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता, यानी भारत के राज्यों में प्रत्येक राज्यों में एक महाधिवक्ता होगा। भारत के प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यानी महाधिवक्ता कौन नियुक्त होगा? जिसे हाई कोर्ट की जज की योग्यता के अनुरूप पाया जाए, यानी हाई कोर्ट के जज उच्च न्यायालय के अनुरूप सक्षम व्यक्ति को राज्यपाल महोदय प्रत्येक राज्य में नियुक्त करेंगे एक महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता का कर्तव्य क्या होगा? इस संबंध में कहा गया है कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से भारत के भारत का महान्यायवादी केंद्र में अपनी भूमिका निभाता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति के अनुरूप कार्य करता है, ठीक उस प्रकार से राज्यों में महाधिवक्ता की स्थिति देखी जाए। महाधिवक्ता राज्यपाल के अनुरूप कार्य करेगा, राज्यपाल के अनुसार निर्देशित कार्यों को, कृतियों को पारित करेगा, निर्वहन करेगा और संविधान अथवा तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए अनुरूपों के तहत कार्य अनुपालित करेगा। कौन इसे घटा सकता है? तो राज्यपाल। महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा। यानी राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यपाल उन्हें क्या वेतन, क्या वेतन दे। ठीक इस प्रकार से जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी की भूमिका के तहत राष्ट्रपति अवधारित करता है कि महान्यायवादी को क्या वेजेस दिया जाए, ठीक उसी प्रकार से महाधिवक्ता के संबंध में राज्यपाल निर्धारित करेगा कि उसे क्या वेजेस दिया जाए। राज्यपाल उसको प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल की इच्छा तक वो पद पर धारण करे। ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। और कोई इस पर प्रश्न आपको? अलका? जी नहीं सर। ओके, आप लोगों को समझना पूजा समझ गए ना? महाधिवक्ता महान्यायवादी दोनों कॉन्सेप्ट को। महाधिवक्ता कौन है? महान्यायवादी केंद्र में भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति के होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति को जो वेतन देना है वो निर्धारित करता है, परिवर्तन निर्धारित करता है। उसी प्रकार से अगर हम राज्य में देखें तो प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, ठीक है। और ये महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल को कितना है और उसके अलावा आर्टिकल नंबर याद रखना है 165 नंबर पर राज्य का महाधिवक्ता आता है। देखिए मैंने कहा 395 आर्टिकल आप नहीं आता,
आपको ये 395 आर्टिकल याद करने को तो किया जा सकता है, लेकिन आप कोई जुडिशरी की परीक्षा दे नहीं रहे, है ना। आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और मैं सिलेक्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत छोटे-छोटे में सिलेक्ट करके बहुत छोटे-छोटे में मैं एक चीज को वर्णित कर दे रहा हूँ, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत किसी प्रकार से परीक्षा में ना हो, परीक्षा बेहतर रूप से आप दे सकें। क्लियर? ओके, ऑलराइट। यस सर। गुड। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसका वर्णन किया गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी। और संयोग से आज चूंकि 8 अगस्त 2020 आज की तारीख में ही आज नए सीएजी अपॉइंट हो रहे हैं, और इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस बार अपकमिंग एग्जामिनेशन में, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो वर्तमान में भारत के सीएजी नियुक्त किए गए, इनका नाम जीसी मुर्मू रखा गया। तो चलिए डेप्थ में समझते हैं क्या सीएजी की पावर्स हैं, सीएजी क्यों महत्वपूर्ण होता है, सीएजी के संबंध में संविधान में क्या कहा है। सबसे पहली बात, आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक सीएजी पर वर्णन किया गया। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ऐसा भारतीय संविधान में वर्णित किया गया। आर्टिकल नंबर 148 से 151 से 151, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फैक्ट पॉइंट ऑफ से पूछा जाता है। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा, और उसके पद से केवल उसे उस रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस नीति से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। क्योंकि इनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समतुल्य, सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य, इसलिए इन्हें उसी समतुल्य, उसी दृष्टिकोण से, उसी स्वरूप के साथ उन्हीं रीतियों से हटाया जा सकेगा जिस रीति से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 9वां स्टेटस होता है, देश में 9th पोजीशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनका माना जाता है। प्रेसिडेंसी क्रम में इन्हें 9th स्टेटस दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, अब क्या कहा गया है इनकी नियुक्ति के संबंध में, स्टेटस के अंतर्गत या कौन नियुक्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। यानी तीसरी अनुसूची में जो वर्णित है तरीका, जो नियमित रूप से प्रयोजन है, जो शपथ लेने का प्रारूप है, उस स्वरूप को, उस प्रारूप को मानते हुए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती तब तक ऐसी होती जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट। तो संविधान सम्मत एक व्यक्ति है, संविधान के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में निर्धारित करा गया कि किनकी क्या वेतन होंगे, क्या वेजेस होंगे। संसद समय समय पे इसे अवधारित करेगा, इसमें अमेंड कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, परंतु जो संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है उस
उतना करना होगा, उसके ऊपर जाया जा सकता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि कोई एक समय पर कोई चीज सीएजी अपने पद पर है और संसद ने सीएजी के अधिकारों में कटौती कर दी, वेजेस में कटौती कर दी, सीएजी के जो शक्तियां हैं उनमें कटौती कर दी, या सीएजी के वेतन में कटौती कर दी, तो कटौती संसद द्वारा पारित होगी तो मान्य होगा। परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऐसी कटौती जो भी सीएजी के विपक्ष में हुआ है, यानी सीएजी को अवैध कर, वो उस वक्त जो प्रेजेंट सीएजी है उस पर लागू नहीं होगा, उसके बाद आने वाले सीएजी पर लागू होगा। यानी अगर सैलरी कम की जाती है, वेजेस कम की जाती है, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट लाया जाता है संसद द्वारा, तो वो उस समय तुरंत लागू उनके ऊपर नहीं होगा जो प्रेजेंट वर्किंग एक्टिंग सीएजी होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कहा गया कि अपने पद पर न रह जाने के पश्चात वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ऐसी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस, और एक बार जब इस स्टेटस पे वो पहुंच चुकी है, तो इस स्टेटस के पहुंच जाने के बाद अब वो किसी भी भारत सरकार के अन्य पद के अनुरूप पद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पद उधारित नहीं कर सकता, वो किसी भी पद के संबंध में उसको इक्वल नहीं समझा जाएगा। ये सीएजी के पद के संबंध में महत्वपूर्ण है, उसकी वैल्यू उसके दृष्टिकोण से, क्योंकि उसका पद इतना महत्वपूर्ण है, इतना विस्तृत है, इतना श्रेष्ठ पद पे है कि वो अन्य पदों पर उस नहीं हो सकता। इस संविधान की और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। यानी इनके संबंध में जो भी शक्तियां या सेवाएं जो भी नियुक्त होगा या बनेगा, उसे इनसे परामर्श करके ही किया जाएगा, इन पर अधिरोपित नहीं किया जाएगा, इनसे परामर्श करके और राष्ट्रपति के तत्वाधान में लाने के पश्चात ही किया जाएगा। क्योंकि ऐसी बात है, इसका पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ता, पेंशन भारत की संचित निधि से भारित होता है। संचित निधि, इससे पूर्व के कई वीडियो में मैंने संचित निधि पर चर्चा किया। संचित निधि वास्तव में एक प्रकार से अंठी का पैसा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एसेट के रूप में रखा जाएगा। सरकार द्वारा जो आय होता है, उस आय में जो सबसे महत्वपूर्ण खर्च को पहले निकाला जाता है वो संचित निधि के लिए होता है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन के संबंध में अवधारणा किया जाता है। यानी जैसे किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी सैलरी को प्राप्त करने के पश्चात उस सैलरी में महत्वपूर्ण संदर्भ में रेफरेंस पे पहले खर्चे को कॉन्टेक्स्ट में निकाल दिया जाता है, जैसे अनाज के खर्च के लिए, रेंट के लिए, एलआईसी के लिए, उसके बाद बच्चों के फीस, देन आफ्टर मनोरंजन इत्यादि। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण मदों पर खर्च निकालने की दृष्टिकोण से तो देश की आय का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण मद होता है संचित निधि के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें देश के प्रमुख महत्वपूर्ण पदों पे जो व्यक्ति हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उस प्रकार से नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, इन सब लोगों की जो है वेतन के संबंध में संचित निधि से पेमेंट किया जाता है। अब वर्तमान में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 2020 को नए सीएजी का नियुक्त किया गया है, जो जीसी मुर्मू है, और इनकी सैलरी के संबंध में तो वैसे 2.5 लाख रुपए अभी वेतन है, क्योंकि इन्हें इतना वेजेस दिया जाता है, सुविधाएं होती हैं जो कि काफी हद तक सैलरी के ऊपर निकल है। सीएजी इंपॉर्टेंट पद है। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 43,000 के ऊपर लोग या 43,576 एम्प्लॉय सीएजी के कार्यालय में कार्यरत हैं, और सीएजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्हें इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज द्वारा मैनेज किया जाता है या मैनेज करते हैं।
और वर्तमान में ये भारत के संविधान के अनुरूप देखा जाए तो इनकी जो टर्म है वो 6 वर्ष का रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनका टर्म यानी समय काल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो जैसे नियुक्ति होने के बाद अब नियुक्त हुआ तो व्यक्ति अगर 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता है तो 65 वर्ष की आयु तक या अधिकतम 6 वर्ष तक, तो 6 वर्ष के लिए कोई भी सीएजी नियुक्त होता है। ठीक है, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां सीएजी के संबंध में दिया। क्लियर? कि कोई और डाउट बताइए। नहीं सर। ठीक है, हाँ टाइम भी हो गया है। कोई और प्रश्न आप लोगों को करना है टॉपिक से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन? आज की टॉपिक कौन कर रही है? कुछ कहना बेटा, आवाज नहीं सर। अलका कुछ और कहना बेटा आपको? जी नहीं। ओके, सभी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो बताइए नए सीएजी का नाम क्या है? सर सीएजी मुर्मू। जीसी मुर्मू, और ये वर्तमान में आज ही नियुक्त हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और एग्जामिनेशन में 2 से 3 महीने के अंदर अगर एग्जाम होता है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। कहाँ के ये गवर्नर थे, उपराज्यपाल थे? ये नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए। कहाँ के ये उपराज्यपाल थे अभी तक? बताओ। नहीं पता। दिया सर जम्मू कश्मीर के थे। वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन करो, बंद तुम्हारा है अभी। हाँ भूल गए सर। लेक्चर में बताया था जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्यपाल थे, वहीं से इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी आज ही के डेट में कल तक ये वहां राज्यपाल थे और अब उन्हें वहां के राज्यपाल पद से हटा करके यहाँ ला दिया गया है, सीएजी बना दिया गया है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ये बात बताया जाए, आप लोग हर बार बताने के बाद भी भूल जाते हैं। कैसे सोचते हैं आप लोग? 1-1 मिनट में भूलते हैं। तो और एक और सूचना थी, कौन वर्तमान में राज्यपाल है जम्मू कश्मीर का? बताइए। उपराज्यपाल कौन है? वो अनम्यूट करो अपना आवाज पहले। बोलो। नहीं पता सर ये भी। तुम लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो? आज की नहीं पढ़ी अभी। नाम करो मनोज सिन्हा। कैबिनेट मिनिस्टर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। हाँ, उन्हें जम्मू कश्मीर का एलजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उनके स्थान पे जीसी मुर्मू के स्थान पर, और जीसी मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएम नियुक्त हो गए हैं। ओके, यस सर। इतना याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे कल अपने समय पे नई क्लास के साथ। 4 बजे तक आप लोग तैयार हो जाएंगे। जो खाने के टाइम खाना खाने के बाद कभी-कभी 10-15 मिनट ब्रेक हो जाता है। मैं फोन मैसेज कर दूंगा, वैसे 4 से रेडी हो जाएगा। ऑलराइट? यस सर। एंड करता हूं आज।